मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। पैरासाइट एक किस्म का जरासीम है। जैसे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उसी तरह से पैरासाइट भी एक किस्म का जरासीम होता है। इसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो 4 किस्म के होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और भी 2-3 किस्म के प्लाज्मोडियम होते हैं जिससे मलेरिया होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो कारण है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया सबसे ज़्यादा आमतौर पे नज़र आता है, बट जो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम वाला मलेरिया होता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और आप सबको पता है कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से फैलता है। तो जब मच्छर एक इंसान को काटता है तो वो पैरासाइट इंसान के खून में एंट्री ले लेता है। तो खून में घुसने के बाद, शरीर में घुसने के बाद ये पैरासाइट जिगर तक पहुंचता है। जिगर में मल्टीप्लाई होता है, बड़ी तेज़ तादाद से बढ़ने लगता है, फिर वापस खून को इन्फेक्ट करता है। जैसे वापस इन्फेक्शन खून में फैलता है तो इसकी सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो मच्छर के काटने के 1 हफ्ते के बाद या शायद 2-4 हफ्तों के बाद या फिर किन कुछ पेशेंट में कुछ महीनों के बाद भी सिम्पटम्स नज़र आ सकते हैं। तो मच्छर के काटने के बाद एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें ये पैरासाइट मल्टीप्लाई करते रहता है बॉडी के अंदर। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड 1 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक भी हो सकता है और कुछ पेशेंट में कुछ महीने का भी टाइम लग सकता है। तो मलेरिया इज़ अ स्लो डिज़ीज़। सो मलेरिया के सिम्पटम्स कैसे आमतौर पर आपको सबसे कॉमन जो अलामत या लक्षण नज़र आते हैं वो है बुखार। और बुखार जो है तेज़ बुखार होता है, बहुत ज़्यादा काफ़ी ठंड होती है इस बुखार में। और बुखार का ऐसा है कि एक दिन बुखार हो सकता है, दूसरे दिन कोई बुखार नहीं रहेगा, फिर तीसरे दिन या चौथे दिन फिर से बुखार आ सकता है। तो इस किस्म का इर्रेगुलर फीवर जो है आपको मलेरिया में नज़र आएगा। और इसके अलावा पेशेंट को जुलाब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। कभी-कभी जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए केस, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर मलेरिया ब्रेन तक फैलता है, सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है वो तो। पेशेंट को फिट्स भी आ सकते हैं, दौरे या झटके आ सकते हैं। पेशेंट में खून की कमी हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सिवियर मलेरिया के। आमतौर पर फीवर होता है, फीवर के साथ ठंड होती है। अगर पेशेंट में कोई गंभीर लक्षण नहीं नज़र आते तो वी कैन जस्ट गिव पैरासिटामॉल। सिर्फ पैरासिटामॉल देके बुखार और अच्छे से पानी पिला के, फ्लूइड्स देके बच्चे को घर पे मैनेज कर सकते हैं अगर कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो। बट अगर मलेरिया के साथ आपको कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं, जैसे कि खून की कमी हो के बच्चे को लाइक अनीमिया डेवलप होता है, या सिवियर पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, लूज मोशन हो रहा है और डिहाइड्रेट हो रहा है बच्चा, या फिर मलेरिया जो है सेरेब्रल मलेरिया के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि जब मलेरिया का इन्फेक्शन दिमाग तक फैल गया और बच्चे को अगर फिट्स आ रहे हो, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, बीपी फॉल हो रहा हो, हाथ पैर ठंडे हो गए और बच्चा एकदम बीपी फॉल होने की वजह से यूरिन नहीं पास कर रहा, पेशाब नहीं कर रहा, डल हो चुका है, खा पी नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली लेके आके एडमिट करना है और डॉक्टर की निगरानी में रखना है। मलेरिया डायग्नोस करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट खून के मुआयने होते हैं, जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर या सीबीसी जो कहते हैं। उसमें आप देखोगे कि बच्चे की मलेरिया में जो है ब्लड की कमी होती है, तो अनीमिया नज़र आता है, हीमोग्लोबिन जो है फॉल हो सकता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो कहते हैं वो है सीबीसी में स्मीयर देखना। इसके अलावा हमारे मार्केट में बहुत सारे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आ चुके हैं, जिससे हमको स्मीयर का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वी कैन जस्ट गेट दीज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के वी कैन आराम से डायग्नोस कर सकते हैं मलेरिया। और इसके अलावा अगर मलेरिया के कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया केसेस हैं जो हो सकते हैं, जैसे कि सेरेब्रल मलेरिया या कुछ भी दूसरे कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया केसेस हैं, उनमें और भी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि एमआरआई ब्रेन या फिर ईईजी, अगर झटके आ रहे हो तो ईईजी करवाना, ये सब इन्वेस्टिगेशंस। बट दीज आर ऑल सेकेंड लाइन इन्वेस्टिगेशन। इनको
करवाने की आम तौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती। मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस मेनली ये है कि हम गंभीर लक्षण देखें, कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर फ़ोकस करें और डॉक्टर की निगरानी में रहने के लिए एडमिट होना ज़रूरी हो सकता है। हार्ट रेट मॉनिटर करना रहता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना रहता है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट ये सब वाइटल साइंस को मॉनिटर करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा सिम्प्टोमैटिक मैनेजमेंट या सपोर्टिव थेरेपी मतलब कि जिसका बीपी नहीं मेंटेन हो रहा तो उनको आईवी फ्लूइड चढ़ाना जैसे कि सलाइन या ग्लूकोज देना। मलेरिया में कॉमनली नज़र आता है कि खून की कमी होती है तो खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा स्पेसिफिक मलेरिया के लिए जो ड्रग्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम बाकी का वक्त तो बस मॉनिटरिंग करना है और सपोर्टिव केयर देना है। घर पे बच्चों को बेसिकली आप क्या करोगे, आराम से बेड रेस्ट के लिए एनकरेज करोगे और उनके डाइट का ख़्याल रखें कि वो ज़्यादा फ्लूइड्स लें जैसे कि वाटर या कोकोनट वाटर, ओआरएस कुछ भी दे सकते हैं आप, नारियल पानी। तो उनका हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और वो अच्छे से पेशाब करें और डाइट में उनको जंक फूड नहीं देना है। कुछ फ्रूट्स दे सकते हैं आप, कुछ भी जो भी आपका बच्चे की इम्यूनिटी जिससे इम्प्रूव होती है जैसे कि विटामिन सी रिच फूड जैसे ऑरेंज या ऐसी चीज़ें आप दे सकते हैं उनको। एंड ऑफ कोर्स उनका स्लीप सो दैट वो स्क्रीन अवॉइड करें, ज़्यादा मोबाइल पे टाइम ना वेस्ट करें। क्योंकि उन सब से फिर उन वो फैटीग हो जाता है तो इसीलिए दे हैव टू टेक प्रॉपर, उनको ज़रूरी है कि वो प्रॉपर बेड रेस्ट लें। कुछ वाइवैक्स मलेरिया से रिलैप्स का रिस्क ज़्यादा है, फाल्सीपेरम से रिलैप्स का रिस्क नहीं होता ज़्यादा। बट डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट मलेरियल इन्फेक्शन को कितने इफ़ेक्टिवली ट्रीट किया है। अगर आपने सही से दवाई दी है, सही से मेडिसिन लिया गया है तो इन्फेक्शन का वापस आने का रिस्क थोड़ा कम होता है। बट अगर ट्रीटमेंट फर्स्ट मलेरियल इन्फेक्शन, पहले मलेरियल इन्फेक्शन को आपने अगर सही से नहीं ट्रीट किया है, तो उसके रिलैप्स होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ज़रूरी है कि फर्स्ट मलेरियल इन्फेक्शन इज़ ट्रीटेड प्रॉपर्ली। मलेरिया एंडेमिक रीजन्स जो भी हमारे देश में हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, मिज़ोरम और फिर बाकी के जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड जो भी जिन स्टेट्स में मलेरिया का प्रेवलेंस और ज़्यादा है या जो एंडेमिक मलेरियल रीजन्स है, तो इन एरियाज़ में मलेरिया का वैक्सीनेशन भी आजकल स्टार्ट हो चुका है। सो वैक्सीनेशन अभी रिसर्च में भी ऑनगोइंग रिसर्च भी है कि मलेरिया प्रिवेंट करने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली मच्छर से बचना चाहिए। मच्छर से बचने के लिए यू कैन यूज़ मस्कीटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी लंबे समय तक पानी को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए जहाँ पे मच्छर मल्टीप्लाई कर सको या फिर मच्छर से बचने के लिए कॉइल यूज़ कर सकते हैं, मस्कीटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, फुल स्लीव के कपड़े पहनना एंड मस्कीटो बाइट प्रिवेंट करना इज़ द मेन प्रिवेंटिव थेरेपी।